अच्छा, क्लास के स्टार्ट में जिस चीज़ पे सब जो आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको मैंने हाईलाइट किया, इस पे अभी गौर करना है। और मैंने आपसे कहा ये है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें, तो ज़्यादातर या तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे या इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइज भी इसका आसान है, इसके फैक्टर्स x-2 और x+5 बनते हैं, और फिर आप उसको इक्वेट टू ज़ीरो करेंगे, और इक्वेट टू ज़ीरो करने के बाद ये जो प्रोसेस नॉर्मली करते हैं लोग, उनका वो नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पता है कि इसके पीछे इनका इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ ने खाली रट्टा लगाया हुआ है। तो मैं सबके लिए ज़रा एक बात बता दूं, असल में आज जो जिस चीज़ को पे हम एम्फसाइज करने जा रहे हैं, वो आज का टॉपिक जो है वो उसमें कुछ थ्योरी कवर हो रही है और वही चीज़ प्रैक्टिकल में भी कवर हो रही है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। थ्योरी में तो हम एक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, एक कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक एरिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस के टॉपिक एरियाज में से एक टॉपिक है जिसमें हम इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने का एक बुनियादी मेथड जिसके जो जिसके लिए जिसके लिए आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बस वो वाला मेथड हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एल्गोरिथम हम इसलिए डिस्कस करेंगे कि इसको फिर हमने कोड भी करना है, और इसमें जो चीज़ सीखने वाली है ना, मेथड तो आपने सीखना ही है क्योंकि ये तो थ्योरी का भी पार्ट है, तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए। इस मेथड को यूज़ करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। प्रैक्टिकल के पार्ट में जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये कि हम ये देखेंगे कि जब हमने एल्गोरिथम शुरू किया था, आपको ये बताया था कि जिस चीज़ का प्रोसेस आपको मालूम है, आप उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम इसका प्रोसेस पहले डिस्क्राइब करेंगे, और प्रोसेस डिस्क्राइब करने के लिए जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के बाद जो ये देखेंगे कि उस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स तो हो चुकी हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स हों उतनी ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी एल्गोरिथम डेवलपमेंट दिक्कत हो रही है, यानी उनका कहना आमतौर पे मुझे, अगर जो स्टूडेंट्स जिन कंप्लेन करते हैं तो ये करते हैं कि जो कुछ आप करवाते हैं वो समझ में आ जाता है, लेकिन खुद से नहीं कर पाते। तो इस दफ़ा ज़्यादा एम्फसाइज जो है ना इस चीज़ पे किया है कि आपको ये बता सकें कि आप वो काम कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में भी आप सीखिएगा यही कि पहले तो प्रोसेस अच्छी तरह समझ लीजिएगा। प्रोसेस अच्छी तरह समझने के बाद फिर ये देखिएगा कि उसको हमने एल्गोरिथम में कन्वर्ट कैसे किया है। अच्छा, तो पहले प्रोसेस समझें। प्रोसेस के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट जो ये जो आपका मेथड है सॉल्व करने का, इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अगर वो कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो आप वो एल्गोरिथम डेवलप नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपने क्या किया, आपको इक्वेशन मिली, आपने उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इक्वेट टू ज़ीरो किया, और फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन निकाल लिया। बात ये कि ये अभी तो एक्सप्रेशन है, जो कुछ लिखी हुई बाय डेफिनेशन ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन तो है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा कि आप उसका सोल्यूशन फाइंड किया, इसका मतलब ये इक्वेशन होगी। इक्वेशन होगी तो इसका मतलब क्या है, आप इसको इस तरह से उसूलन इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो या तो आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, या y के बजाय आप लिख देंगे fx। कि इसमें ये वाला नोटेशन हमें ये बता दें कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि ब्रैकेट के एफ लिखने के बाद या जो भी आप अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करें, जी इस्तेमाल करें, एच इस्तेमाल करें, तो जो भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ करते हैं फंक्शन को डिनोट करने के, उसके बाद ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो उसके ब्रैकेट के बीच में लिखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे है ही एक वेरिएबल और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लिहाजा इसके लिए इसलिए हमने इसको ब्रैकेट एफ के बाद ब्रैकेट में एक्स लिखा है। तो आप एफ एक्स लिखें या वाई लिखें, बात एक ही है। ये हो गई एक इक्वेशन। सोल्यूशन जो है ना वो इक्वेशन का होता है, एक्सप्रेशन का सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन के इक्वेशन की का मतलब ये है। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमने मैथमेटिक्स में जब हमने मैट्रिक में इंटर में जब मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है तो वहाँ आप ये पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, या अगर क्यूबिक होगी तो इस तरह से सॉल्व होगी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होगी
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी से ये सिंप्लीफाई हो सकता है, फिर सिंप्लीफाई करते 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 अल्टीमेटली हम उसको उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अच्छा, लेकिन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर चुका हूँ, और क्या चैट में और कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन करने का था, वो हो गई, और वेक्टर रूम के स्टूडेंट वो भी एडमिट हो गए। अच्छा, मैं बात ये बता रहा था कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज फाइंड करें जिसपे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जीरो, यानी जिसपे वाई की वैल्यू जीरो। ये है इसके सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब, कि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करें जिसपे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जीरो। तो दिस इज द रीजन कि हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से शुरू किया था, और जब उसके फैक्टर्स बन गए थे तो उसमें से y की जगह पे जीरो रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें तो x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिस पे y की वैल्यू जीरो, तो हमने y की जगह पे जीरो रख दिया। अब क्योंकि हम दो फैक्टर्स बना चुके हैं और दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके इसका आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है लाजमी तौर पे या तो पहला फैक्टर जीरो होगा, या दूसरा फैक्टर जीरो होगा, या दोनों फैक्टर जीरो होंगे, तभी तो जीरो आएगा, वरना दो नंबर्स का मल्टीपल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर x माइनस टू जीरो है, ये जो आप लिखते हैं ना x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर ये वाला फैक्टर जीरो हो तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू टू है, यानी ये इसका एक सोल्यूशन आ गया। अब x इक्वल्स टू टू एक ऐसी वैल्यू है जो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। कैसे? टू का स्क्वायर फोर, माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, ये फोर प्लस सिक्स 10 हो गया, और माइनस 10 जीरो हो गया। अच्छा, फिर दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस फाइव एक्स, तो या तो एक्स प्लस फाइव जीरो होगा, अगर एक्स प्लस फाइव जीरो है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस फाइव है। एक्स की वैल्यू माइनस फाइव आप इस इक्वेशन में रखेंगे तब भी इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया इसका अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका ग्राफ पे एक नज़र डालते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 10 का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्सपेरिमेंट अगर आपको करने हो तो ये देख लीजिए, DESMOS.com/कैलकुलेटर जो है ना, ये मुझे एक बड़ी अच्छी बिल्कुल सिंपल साइट मिली जो हमारे जो पर्पज़ हम जिस पर्पज़ के लिए हमें प्लॉट करने हैं इस चीज़ को समझने के लिए, उसके ग्राफ बड़ी आसानी से प्लॉट हो जाएंगे। तो यहाँ आप सिंपली इक्वेशन लिखते हैं तो उसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे प्लॉट कर दे, इसको आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड सिंपल कैलकुलेटर। बहुत ज़्यादा फीचर्स की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हमें जिन फीचर्स की ज़रूरत थी वो यहाँ सफिशेंट है, बहुत अच्छे तरीके से हैं। जिस जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी आपको बताने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, मैं अब इसको ज़रा सा जूम आउट कर रहा हूँ, और मैं इसका मैंने यहाँ पर इसको एज इमेज पेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ओरिजिनल साइट में आप पे लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। दिस इज ओरिजिनल साइट। यहाँ मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 10। अच्छा, स्क्वायर इसको लिखा कैसे? मैंने लिखा एक्स स्क्वायर के लिए पावर, वो जो हमने एल्गोरिथम में पावर कैरेट साइन यूज़ किया था ना, हमने कैरेट लगाया, कैरेट के बाद दिया गया टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 10। फिर उसने उसका साथ ही साथ ग्राफ भी प्लॉट करता चला गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया उसके साथ ही उसका ग्राफ भी प्लॉट करता गया। इसको आप जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे हम जूम इन करते जाते हैं ना, तो देखिए 0 से 10 के दरमियान ये 5 स्क्वायर्स बने हुए। अगर मैं उसको फर्दर जूम इन करूँगा तब ये 0 से 10 के दरमियान 10.10 डिविजन हो गए। तो उसको फर्दर जूम इन करेंगे तो होता ही है कि इसकी प्रिसीजन बढ़ाता चला जाता है जैसे जैसे जूम इन कर रहे होते हैं। वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं, दो लोग हैं, चलें उनको भी एडमिट कर लिया।
अच्छा, ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं ताकि इसका ग्राफ पूरा सामने आपको नजर आ रहा हो। अच्छा देखिए, जब जब कोई ग्राफ प्लॉट होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट ले लें आप, फर्ज कीजिए कि ये वाला पॉइंट ले लें। अब ये इस पॉइंट के ऊपर एक्स की कोई वैल्यू है और वाई की कोई वैल्यू है। अब जैसे जैसे मैं इस पे ऊपर जाता रहूँगा तो y की वैल्यू और x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मैं नीचे आता रहूँगा तो x और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब देखें, इसमें से ये वाले जो पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो यहाँ ये दे रहा है 2,0, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। और मैं जहाँ से इस ये जो ब्राउन ग्राफ है, इसको जब मैं, ब्राउन लाइन है ये ग्राफ है असल में, जब मैं इसकी ये जिस पॉइंट से ये वाई एक्स एक्सिस कट कर रहा है इसको मैंने हाईलाइट किया तो यहाँ पे आया है -5 और 0। जरा नोट कीजिए, 2 और -5 ही तो हमारे सोल्यूशन थे। तो ये कौन से ग्राफिकली जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है तो उसका ग्राफिकली ग्राफिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि आप एक कर्व, आप ये जब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हम उस कर्व के ऐसे पॉइंट्स को फाइंड करते हैं जिन पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 हो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम वो उस इक्वेशन के स्केच के वो वाले पॉइंट्स डिटरमिन करते हैं जहाँ से वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम x की वो वैल्यूज फाइंड करते हैं जहाँ पे उसका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये दो वैल्यूज हैं। एक बात और नोट कीजिए कि चाहे 2 ले लें या -5 लें, दोनों सोल्यूशन है। आप इसके ज़रा से लेफ्ट पे आ जाएं या राइट पे चले जाएं। जैसे 2 है, 2 के अगर मैं लेफ्ट पे आ जाऊं, फॉर एग्जांपल 3 पे आ जाता हूं, तो 3 पे इसके y की वैल्यू 0.3 पर y की क्या वैल्यू होगी, ये है अप्रोक्सीमेटली, जैसे तो 4 है तो 3 जो है वो ये 3 पे इसकी वैल्यू है 8, पॉजिटिव है। और इसके दूसरी साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है। देखें, इस पूरी जगह पे नेगेटिव है। अब मैं इस बल्कि इसके ऊपर ही ट्रैवल कर रहा हूँ तो देखें वैल्यूज़ की नेगेटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव कम होती जा रही है, ये 0 हो गई, उसके बाद ये बढ़नी शुरू हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। अच्छा, अब आप इस लाइन पे आ जाएं, ये -5 है, इस -5 से नीचे जाएं, नीचे का कोई पॉइंट ले लें तो उस पर वैल्यू नेगेटिव, और इस पॉइंट से ऊपर ले लें तो उस पर वैल्यू पॉजिटिव है। यानी जो सोल्यूशन है उसके लेफ्ट पे जाएंगे या राइट पे जाएंगे तो y की वैल्यू एक साइड पे नेगेटिव होगी, एक साइड पे पॉजिटिव होगी। देखिए, -5 के लेफ्ट पे वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये जो दूसरा सोल्यूशन है इसके लेफ्ट पे वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, इस तरह से -5 वाला जो पॉइंट है इसके अगर हम राइट पे आएंगे तो उस पर वैल्यू y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, लेकिन अगर हम 2 वाले पॉइंट के राइट पे जाएंगे तो उस पर वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो जहाँ जो सोल्यूशन होता है उसके एक साइड पे y की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं, दूसरी साइड पे वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अच्छा, वेटिंग रूम में एक स्टूडेंट है, उनको मीटिंग में ज्वाइन करवा दिया। अच्छा, तो हमने एक तो ये देखा कि जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का जो मतलब था उसको हमने रिवाइज किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0। ग्राफिकली उस उस एक्सप्रेशन का स्केच बनाए तो वो स्केच एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट से कट करेगा वो सोल्यूशन होता है। एक बात हमने ये नोट की कि जो सोल्यूशन है उसके जस्ट लेफ्ट पे अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो जस्ट राइट पे वैल्यू नेगेटिव होगी या उसका ऑपोजिट होगी। लेकिन ये गारंटीड है कि सोल्यूशन के एक साइड पे वैल्यू नेगेटिव, एक साइड पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक दूसरी साइड पे वैल्यू उसकी नेगेटिव होगी। ये हमारी अभी तक की ऑब्जर्वेशन है। और अब हम इस ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बनाते हुए
अच्छा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन चाहे पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, चाहे ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या ये लॉगरिथमिक हो, किसी भी किस्म की इक्वेशन हो, हर किस्म की इक्वेशंस के लिए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं चेंज होगी। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन वही रहेगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0। अच्छा, इन ऑब्जर्वेशंस के साथ अब हम ऐसा करते हैं, एक प्रोसेस डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोसेस बनाया जा सकता है कि जिसकी मदद से हम जिस एक ऐसा प्रोसेस डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको हम कोड भी कर सकें, जिसका हम प्रोग्राम बना सकें। तो ये वाले जो मेथड है इसको देखें कि तो अगर हमारे पास इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर हमारे पास एक गिवन रेंज हमें पता हो, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे हमें एक गिवन रेंज पता होनी चाहिए कि इस रेंज के दरमियान सोल्यूशन लाई करता है। अगर हमें ऐसी एक रेंज पता है तो हम क्या करते हैं कि तो हम ये कर सकते हैं कि उसका हाफ कर दें, उस रेंज का हाफ कर दें, मिड पॉइंट ले लें उसका। अब मिड पॉइंट के या तो लेफ्ट से लाइन क्रॉस कर रही होगी या वो जो मिड पॉइंट आया जाहिर है वो एक्स होगा, क्यों हम ए और बी लेफ्ट और राइट के जो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक रेंज जो ले रहे हैं ना हम, वो ले रहे हैं एक्स की वैल्यूज, एक्स की वो वैल्यूज जिसके दरमियान में से जो ग्राफ का प्लॉट है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। उसके लेफ्ट की एक वैल्यू चाहिए, उसके राइट की एक वैल्यू चाहिए। इस स्केच से देखिए अंदाजा हो, ये 2 है तो इसके अगर मैं 0 और 5 ले लूं, अब जरूरी नहीं कि उसके बिल्कुल इक्वल साइड की हो, लेफ्ट पे और राइट पे इक्वल हो, पर मैं बस हमें कोई भी एक वैल्यू, एक उसके लेफ्ट की वैल्यू, एक उसके राइट की वैल्यू चाहिए होती है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है अगर हमें, और जिसके दरमियान से लाइन क्रॉस हो रही हो। तो हम ये 0 और 5 भी ले सकते थे, और 0 और -10 भी ले सकते थे, 0 और -8 भी ले सकते थे, तो इनमें से कुछ भी ले सकते थे, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इसकी लिमिटेशन जो हम ये जो सोल्यूशन है इसकी लिमिटेशन ये है कि जब हमें एक पहले से एक रेंज पता होनी चाहिए जिसके दरमियान ये गारंटीड हो कि सोल्यूशन इसके दरमियान लाई करता है। और ऐसा हमें स्केच करने से, सिर्फ स्केच करने से पता चल जाएगा, एक्यूरेट हमें वैल्यूज पता होनी जरूरी नहीं है। अच्छा, अब मैं ज़रा एक्सेल पे शिफ्ट हो रहा हूँ, और एक्सेल पे शिफ्ट होके जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक्सेल पे शिफ्ट हुआ हूँ। ये कोई जो एल्गोरिथम है ये कोई एक्सेल बेस्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ क्या किया कि ये ए और एफ ए हैं, ये सी और एफ सी हैं, और ये बी और एफ बी हैं। ये ए बी सी जो हैं ये एक्स की वैल्यूज हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे मुझे एक रेंज पता होनी चाहिए, और वो वैल्यू, वो रेंज में ए और बी में, ए और बी वो मेरी वो रेंज है जो यूज़र ने इनपुट दी है। फर्स्ट की जगह मैंने -8 और 0 इनपुट किया। तब ये फाइंड करने के लिए, पहले ये कंफर्म करने के लिए कि ए और बी के दरमियान सोल्यूशन लाई करता भी है या नहीं करता, इस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एफ एक्स की वैल्यू आई 30। जो बी पॉइंट है इस पे भी एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, ये है -10। तो जो दो वैल्यूज जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे चूज की हैं वो -8 और 0 हैं, और इन पे एक पे वैल्यू पॉजिटिव है, एक पे वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब है सोल्यूशन के दरमियान लाई करता है, कंफर्म हो गया। अब हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का मतलब है हम ए और बी के दरमियान एक ऐसी वैल्यू, एक्स की एक ऐसी वैल्यू लेंगे। ए और बी जो है एक्स की वैल्यूज हैं। तो इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपली ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड के 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आया -4, और -4 पे इसकी वैल्यू है नेगेटिव। अच्छा, अब सी मिड पॉइंट है, या तो सी के लेफ्ट से वो लाइन क्रॉस कर रही होगी, या सी के राइट से क्रॉस कर रही होगी, या सी ही वो पॉइंट होगा जिसपे जहां से लाइन क्रॉस कर रही होगी। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालते हैं। सी पॉइंट -4 था, -4 जब हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा -6। अभी 0 तो नहीं है, इसका मतलब है ये सी जो है वो सोल्यूशन नहीं है।
लेकिन अब ये पता चल गया कि या तो सी के लेफ्ट पे सोल्यूशन होगा, सी के राइट पे सोल्यूशन होगा। और हमें कैसे पता चलेगा? जो अभी हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया उसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी पे वैल्यू तो नेगेटिव है, एफ ऑफ सी की वैल्यू तो नेगेटिव है, इसके लेफ्ट पे वैल्यू पॉजिटिव है और इसके राइट पे वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इधर से तो क्रॉस नहीं कर रहा होगा डेफिनेटली, वरना एक साइड पे पॉजिटिव होता, एक साइड पे नेगेटिव होता। तो डेफिनेटली ये इस हाफ में से क्रॉस कर रहा होगा, यानी सी के लेफ्ट से क्रॉस कर रहा होगा। जब भी सी की वैल्यू तो नेगेटिव है, लेकिन जो उसके लेफ्ट पे जो पॉइंट है, जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे चूज किया था, उस पे एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये जो एक हमारे पास एक बड़ा सा स्पैन था 0 से -8 के दरमियान का, अब उसका एक छोटा स्पैन हमें मिल गया कि -4 से -8 के दरमियान सोल्यूशन कहीं लाई करता है। तो अब हमने क्या किया कि अब हमने ए और बी में से बी की वैल्यू हटा दी। बी की वैल्यू 0 थी पहले, बी की वैल्यू की जगह पर जो हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया था, अब हमने इसको बी के तौर पे चूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन ए और सी के दरमियान लाई करता था ना, लिहाजा ए को तो हमने एज इट इज रखा, सी को हम बी पे ले गए। अब हमारा जो स्पैन है, अब उसका हाफ किया। उसके हाफ का क्या मतलब है कि अब -4 और -8 का हाफ किया, -4 और -8 का हाफ आ गया -6, -4 + -8 डिवाइडेड बाई 2, और इस पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखिए यहां भी वैल्यू पॉजिटिव है, यहां भी वैल्यू पॉजिटिव है, और यहां पे वैल्यू नेगेटिव है। तो सोल्यूशन कहाँ लाई करता है? सी पॉइंट के लेफ्ट पे तो लाई नहीं करता, तो दोनों साइड पे पॉजिटिव है। ये जो सी पॉइंट है उस पे भी पॉजिटिव है और उसके लेफ्ट पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि -6 और -4 के दरमियान लाई करता है। तब हम क्या करेंगे, इससे अगली दफा में बी की वैल्यू तो यही रहने देंगे। ये जो -6 आया था इसको हम ए के तौर पे इसको हम ए के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तब जो हमारी रेंज है वो -6 से -4 हो गई, और छोटी रेंज हो गई। पहले 8 का डिफरेंस था, फिर 4 का डिफरेंस आया, अब 2 का डिफरेंस है। अब उसका मिड पॉइंट निकाला, उसका मिड पॉइंट आया -5, -5 पे वैल्यू कैलकुलेट की तो ये 0 आ गई। तो हमें ऐसे ही पॉइंट की तो तलाश थी ना, एक्स की ऐसी ही वैल्यूज की वैल्यू की तो तलाश थी जिसपे वाई की वैल्यू 0, वो हमें मिल गया। इसका मतलब है सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ही -5 है। तो -5 इज सोल्यूशन। और देखें, याद कीजिए जब हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया था, तब भी 2 और -5 इसके सोल्यूशन आए थे, तो उसमें से -5 वाले सोल्यूशन पे हम पहुंच गए। अच्छा, तो हमने कॉन्सेप्ट से, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चले। हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली, उस एग्जांपल से हमने वो प्रोसेस समझने की कोशिश की कि हम इस जो बेसिक ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सेकेंड मेथड बाइसेक्शन मेथड कहलाता है। इसको हाफ इंटरवल मेथड भी कहते हैं, उसको बाइसेक्शन मेथड भी कहते हैं और हाफ इंटरवल मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, बाइसेक्शन या हाफ इंटरवल मेथड या एल्गोरिथम, ये कहलाता है। अच्छा, इसमें हम करते क्या है कि हमें इसमें स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे ए और बी जो है ना, उसकी वैल्यूज तो इनपुट लेनी होंगी। इनिशियल गैस के तौर पे हमें यूजर से पूछना होगा कि इनिशियल गैस बता दो वो क्या है, और एक इक्वेशन हमें अपने उस प्रोग्राम में फिक्स करनी होगी। हम उस इक्वेशन का ही वो निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन का ही हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी और इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना होगा तो अपने कोड में, पाइथन कोड में, उस इक्वेशन की वैल्यू चेंज करनी होगी। मेथड क्या है कि इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इनपुट ए और बी का। इनपुट ए, इनपुट ए और इनपुट बी। हम क्या करें, हम एल्गोरिथम या सूडो कोड इसके लिखने के, वो जो प्रोसेस हमारे जहन में अभी तक आया है ना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना, उसको हम उस पर एम्फोसाइज करते हुए हम कोड लिखते हैं। फिर हम कोड को रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई।
फिर हम उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई, और जो कमी रह जाती है उसको पूरा करते हैं। तो एक बात आपको और मुझे ये याद दिलानी है कि मैंने आपको कहा था कि ड्राई रन जो है ना वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ड्राई रन से आपकी ये कैपेबिलिटी कि आप लिखते जा रहे हैं और साथ साथ आप अपने जहन में उसको इवेल्यूएट करते हैं, ड्राई रन करते जा रहे हैं कि ये सही काम करेगा या नहीं करेगा, वो भी आप उसके दौरान करते चले जाते हैं। ये कैपेबिलिटी जो उस वक्त पैदा होती है जब आपने ड्राई रन बहुत सारे एल्गोरिथम्स का किया हुआ हो। यानी ऐसा बाज़ लोगों में ऑटोमेटिकली भी हो रहा होता है, बाज़ लोगों में नेचुरल सलाहियत होती है तो प्रोग्रामिंग की, लेकिन जिनमें नेचुरल सलाहियत नहीं होती उनमें भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। वो अगर थोड़ी सी मेहनत करें, उन तरीक़ों को अपनाएं जिनसे प्रोग्रामिंग की जा सकती है, तो अल्टीमेटली वो सीख ही जाते हैं। और बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, चंद लोग, इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए सूटेबल होते ही नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही थोड़ी सी होती है। ज़्यादातर लोग या तो नेचुरली इस प्रोसेस को समझने वाले होते हैं, या थोड़ी सी मेहनत से वो इस नेचुरल प्रोसेस को, अब नेचुरल प्रोसेस वाली जो कुछ लोगों में नेचुरल प्रोसेस नेचुरली एग्जिस्ट करती है, वो कैपेबिलिटी अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ इंशाल्लाह। तो अगर आप जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनमें भी ये कैपेबिलिटी पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब देखें हमने क्या किया कि हमने एक इनपुट ए और इनपुट बी ले लिया, उसके बाद हमने इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करवाया। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 10। ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करके कहाँ सेव की? किसी वेरिएबल में, लेट्स कॉल इट एफ एक्स। उस वेरिएबल का नाम एफ एक्स हो गया। अच्छा, अब ये एक्स, इसको खाली चले, मैं इसके लिए y, इसको y कह देता हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब अगर मुझे x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मुझे इस इक्वेशन से पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से पहले x इक्वल टू 1 लिखना चाहिए। x की वैल्यू 1 होगी जब ये इस एक्सप्रेशन, अब जब ये इस लाइन पे पहुंचेगा तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड, राइट साइड पे जो कुछ लिखा है उसको इवेल्युएट करेगा। तो क्या करेगा कि x की वैल्यू 1 रखेगा और उसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उसको y में असाइन कर देगा। तो अगर मुझे a की वैल्यू बजाय 1 पे यूजर ने जो a की वैल्यू दी उसमें मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करवानी है, तो क्या क्या लिखेंगे? x इक्वल टू a लिख दीजिए। तो a की वैल्यू x में चली जाएगी, अगले लाइन पे जब वो पहुंचेगा तो a की वैल्यू a में जो वैल्यू थी उसको यूज करते हुए वो y की वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, मुझे इनपुट लेने के बाद अभी तो ये वेरीफाई करना है कि इस इनमें से एक पॉइंट पे वैल्यू y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, दूसरे पॉइंट पे y की वैल्यू एक पे नेगेटिव होनी चाहिए, एक पे पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए YA और YB यूज, वेरिएबल नेम जो है ना YA और YB रख रहा हूँ। YA का मतलब है कि y वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू a। अच्छा, इसी तरह से मुझे YB कैलकुलेट करना है, और YB कैलकुलेट करने के लिए अब इस लाइन से पहले यहाँ पर मुझे b की वैल्यू x में असाइन कर देनी चाहिए, x इक्वल टू b लिख के। जब ये इस लाइन पे आएगा तो b की इसके हिसाब से y की वैल्यू कैलकुलेट करेगा और वो YB में आ जाएगा। मेरे पास दोनों YA और YB दोनों वैल्यूज आ गई। पिछली क्लासेस में ना मैं इसके लिए FA और FB का लफ्ज यूज करता रहा हूँ, तो मैं इसको यूनिफॉर्मिटी के लिए FA और FB ही यूज कर लेता हूँ। ये तो क्योंकि जस्ट वेरिएबल नेम्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम कुछ भी रख लें। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए कि इनमें से एक, अगर ये FA पॉजिटिव हो तो FB नेगेटिव होना चाहिए, और अगर FA नेगेटिव है तो FB पॉजिटिव होना चाहिए, या इसका उलट होना चाहिए। अगर FA FB दोनों पे वैल्यूज पॉजिटिव हो तो इसका मतलब सॉल्यूशंस के दरमियान लाइन नहीं करना, क्योंकि हम देख चुके हैं ग्राफ पे गौर करके देख चुके हैं कि अगर वो एक्स एक्सिस क्रॉस कर रही है
तो उसके एक साइड पे वैल्यू नेगेटिव होती है y की, दूसरी साइड पे वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अब ये चेक करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि मैं एफ ए और एफ बी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हुई तब भी एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर दोनों नेगेटिव हुई तब भी एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये एफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी उस वक्त जब एफ ए या एफ बी में से एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। और तो अब इस एफ की मदद से मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि सॉल्यूशंस के दरमियान लाई करता ही नहीं करता। वो कैसे है कि अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि आंसर इसका पॉजिटिव आया था। तो या तो दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे, दोनों सूरतों में एफ का आंसर, एफ जो है उसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन जीरो कोई वैल्यू आएगी। अगर एफ ग्रेटर देन जीरो है तो फिर तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस गिवन रेंज के दरमियान। तो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन रेंज डज नॉट कंटेन्स अदरवाइज, और हम उसके बाद प्रोग्राम एंड कर दें यहाँ पे। अच्छा, मेरे जहन देखिए, हमें अब ये एंड एक्चुअली कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन हम ये तो पता है ना कि हमें इस सूरत में प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को एंड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इस एल्गोरिथम को आगे जाके पाइथन कोड में कन्वर्ट करना है। वहां हम देख लेंगे कि काम कैसे होते हैं। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि हम जो जो कुछ इसकी लॉजिक है वो बन जाए। तो जो कुछ हमने प्रोसेस देखा था उसको हम स्टेप्स की शक्ल में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है, 3 मिनट के करीब बाकी है। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा खत्म होते ही, ताकि हम इसको इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, अब हमें इसके आगे कुछ प्रोसेस करना है। वो प्रोसेस क्या करना है, अब हमने क्या किया था, हमने अभी एक्सेल में ऊपर हमने क्या काम किया था कि हमने मिड पॉइंट निकाला था और मिड पॉइंट पे एफ की वैल्यू कैलकुलेट की थी। और फिर हमने देखा था कि उसके सी के लेफ्ट पे सोल्यूशन लाई करता है या सी के राइट पे लाई करता है, और अकॉर्डिंगली हमने ए और बी में से एक वैल्यू चेंज की थी। अब हम क्या करेंगे कि सी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इस पॉइंट पे सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू एक्स में ट्रांसफर हो जाएगी। और फिर हम कॉपी कर लें, और फिर हम यही इक्वेशन दोबारा कैलकुलेट करवाएंगे। और अब क्योंकि हमें एफ ए एफ बी दोनों की ज़रूरत है, अब हम एफ सी, तो इसको हम एफ सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया हमने। तो पॉइंट सी कैलकुलेट करवाया जो मिडल में है, ये एक्स है, और उसके अगेंस्ट हमने वाई की वैल्यू कैलकुलेट करवा ली और उसको एफ सी में स्टोर कर दिया। अब अगर एफ ए और एफ सी को मल्टीप्लाई किया जाए और उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ए और सी के दरमियान लाई करता है। और अगर ये नेगेटिव ना आए तो उसका मतलब है कि एफ सी और सी और बी के दरमियान लाई करता है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए उसका मतलब है कि ये ए और सी के दरमियान लाई करता है। तो इफ एफ इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एफ इज लेस देन जीरो, इसका मतलब ए और सी के दरमियान लाई करता है। इसका मतलब है कि बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बी की वैल्यू सी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका मतलब है कि आप सी और बी के दरमियान लाई करता है। तो सी की वैल्यू फिर हमें डालनी, या तो हम सी की वैल्यू बी में डालेंगे या सी की वैल्यू ए में डालेंगे। और ये काम करने के बाद क्या करेंगे, यही वाला प्रोसेस फिर रिपीट करें। अब बी और ए और बी में से कोई एक है ना, एक वैल्यू इस इफ स्टेटमेंट पे आके यकीनन चेंज हो चुकी होगी। अब हम दोबारा, अब जो गिवन रेंज है, अब जो रेंज बनी है उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, उस पर फिर हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। इसका मतलब है ये वाली चीज़ हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेंगे।